आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज हम इस वक्त दारुसलाम बुड्डी लाइन में मौजूद हैं। मेरे पास बैठे हुए देखिए जो पहले शहर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हुआ करते समीर साजिद बिल्डर साहब, वो मेरे साथ मौजूद है। इलेक्शन हो गए हैं, इलेक्शन गर्मा गर्मी हो गई है, सारी बात हो गई है। फिर एक बार शायद सुर्खियों में आया है समाचार पत्रों में कि दारुसलाम एक बार फिर दरबार शुरू हो चुका है। चंद वो गुफ्तगू करने जा रहे हैं, सामाजिक गुफ्तगू रहेंगे, कुछ राजनीतिक बातें रहेंगी। चलन बात की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई कि आपने जनता दरबार शुरू किया। इस जनता दरबार के माध्यम से ऐसे क्या काम होने वाले हैं कि ताकि जनता आपसे आसानी से जुड़े? देखिए, दारुसलाम औरंगाबाद जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का औरंगाबाद का हेडक्वार्टर है, ये पिछले 7-8 साल से ये दफ्तर हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और दारुसलाम के ऊपर हम लोग जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार के ज़रिए आवाम के जो भी मामलात हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एमएससीबी से रिलेटेड हो, कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड हो या पर्सनल या सामाजिक कोई भी मामलात हो, अगर कोई मामलात हमारे सामने आते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि आवाम की खिदमत कर सके, उनकी जो परेशानी है वो दूर करके दे सके। और ये जनता दरबार पिछले 7-8 साल से लगातार हम लोग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को आदत है दारुसलाम औरंगाबाद के ऊपर आकर अपने मसाइब को हल करवा के लेने की। सर, फिर भी एक सवाल ये था कि इलेक्शन के बाद जो खामोशी छाई रही, इस खामोशी की खास वजह? खामोशी की वजह ये रहती साहब कि अगर हम लोग इलेक्शन हारे हैं तो क्यों हारे, क्या वजहत रही, क्या हमारे में कमी पेशी रही, क्यों हमारे कैंडिडेट्स हारे, ये सारे आत्मचिंतन रहते, ये सारे एनालिसिस रहते जो हम लोगों ने किए हैं। और जनता दरबार जो दारुसलाम के ऊपर चलता है ये तो हमेशा से चलता रहा है। ये सिर्फ इलेक्शंस की वजह से हम लोग जनता दरबार नहीं चलाते, ये बरस के 12 महीने हमारे पास चलते हैं और इंशाअल्लाह इसी तरीके से जनता दरबार दारुसलाम औरंगाबाद के ज़रिए औरंगाबाद शहर की आवाम की खिदमत हम लोग करते रहेंगे। सर, 8-10 सालों से आपके जनता दरबार चला, आप बता सकते हैं एक मोटा मोटा आंकड़ा कि मेडिकल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, मुख्तलिफ शुबजात में या कितने हज़ार लोगों का फ़ायदा पहुँचाने में कामयाब रहे? नहीं, आंकड़ा तो नहीं बताया जा सकता, मगर आपको ये बता दूं कि औरंगाबाद ज़िले के अंदर 48 हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स रबाई जाती है और इन 48 हॉस्पिटल्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ है। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट होता है, उसके साथ कोई ज़्यादती की जाती है या बिल का ताल्लुक से कोई मामलात होते हैं या किसी की इस्तेदाद नहीं होती, तो ऐसे पेशेंट्स की हम मदद करते हैं। चाहे घाटी हो, चाहे हेडगेवार हो, चाहे बजाज हो, दूत हो, सिग्मा हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम्स मौजूद है, जहाँ पर हम आवाम की कोशिश करते हैं कि उनकी खिदमत कर सके। एक वक्त था जब आवाम को ये भी नहीं पता था कि MJPJY क्या होती है। MJPJY महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना बोल के एक स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से रबाई जाती है, जिसके ज़रिए 2.5 लाख तक का पेशेंट का इलाज हम फ्री में करवा के ले सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो मुस्तहक है, तो इन पेशेंट्स की हम लोग जो है तो इन 48 हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट एनरोल्ड है, इनके अंदर उन पेशेंट्स की जो है तो हम लोग मदद करते हैं कि उनका इलाज फ्री में करवा दे या कुछ हॉस्पिटल्स में बात करके हम लोग कैंप्स करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कभी नेहरू भवन के अंदर मेडिकल कैंप किया, कभी आम खास के अंदर कैंप किया, कभी गंगापुर में किया। तो ऐसे अलग अलग शहरों के अंदर भी हम लोगों ने मेडिकल कैंप्स दारुसलाम के ज़रिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए किए हैं और कोशिश ये होती है कि कोई पेशेंट पैसे की वजह से उसका इलाज ना हो, ऐसा ना हो, ये हमारी कोशिश होती है। कई सारे पेशेंट्स हैं जो पूरे मराठवाड़ा से औरंगाबाद के अंदर आते हैं, कैंसर हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, तो उन पेशेंट्स की भी हम लोग पूरी मदद करते हैं। कई सारे पेशेंट्स को ब्लड का मामला होता है, कई सारे पेशेंट्स को वाइट प्लेट्स का मामला होता है, तो वो भी हम लोग जो है तो उनका मामला हल करके देते हैं, उनको ब्लड जो है तो अवेलेबल करवा के देते हैं। ये कोशिशें दारुसलाम के ज़रिए हम लोग करते रहते हैं। सर, आपने इससे पहले एक बाइट में बोला था कि राशन की दुकानें, और ये भी सच्चाई है कि बहुत से लोग तकलीफ का सामना होता है। क्या कोई एमआईएम अपने आक्रामक रूप जैसा आप पहचाने जाते हैं कि दुकानदार भी कब संभल जाए और गरीब का राशन न डूबे, इसके लिए एक नई रणनीति क्या है? सबसे पहले तो मैं कलेक्टर साहब को जो है तो होश में आने के लिए कहूँगा कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2-3 दिन पहले हज़ारों टन राशन जो है तो पुलिस ने सीज की है। तो क्या बात है, ये राशन जो गरीब के पेट में जाना चाहिए था, उसके घर के डब्बे में जाना चाहिए था, वो उन गोदामों के अंदर कैसे पहुंचा, इसके लिए कलेक्टर साहब भी जिम्मेदार है। और मैं मुबारकबाद दूंगा पुलिस कमिश्नर साहब को और हमारे डीसीपी बघाटे साहब को, जिन्होंने इतनी अच्छी कार्रवाई की है। मगर ये कार्रवाई के बाद भी कलेक्टर साहब को होश में आने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ये जो अन्न पुराठा विभाग है, इसको जो है तो थोड़ा सा जकड़ने की ज़रूरत है, उसके ऊपर थोड़ी पैरवी करने की ज़रूरत है। देखिए, राशन की दुकान वाला पूरे शहर के अंदर मनमानी कर रहा,
उसके ऊपर टाइम बाउंड है, सुबह 8 बजे से लेकर उसको 12-1 बजे तक उसकी दुकान खुली रखना है, फिर उसको 4 बजे से लेकर शाम में 8 बजे तक दुकान खुली रखना है, मगर वो दुकान खुली रखता नहीं है, उसकी मनमानी करता है। कई सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनको राशन मिलता ही नहीं है, जबकि राशन अलॉट हो चुका, दुकानदार को पहुंच चुका। तो हम कई सारी कंप्लेंट दारुसलाम के ऊपर ऑलरेडी राशन के ताल्लुक से आई है, और मैं फिर एक बार जो था आपके माध्यम से आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपके हक का अनाज आपको अगर राशन की दुकानदार नहीं दे रहा तो आप चुप मत बैठिए, वो आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, वो आपका हक का अनाज देना, उसको देना उसके ऊपर फ़र्ज़ है। अगर वो अपना फ़र्ज़ ठीक से नहीं निभा रहा तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती कि घर पे खामोश जाके मत बैठो। अगर आपका राशन का दुकानदार आपको राशन नहीं दे रहा है तो आप दारुसलाम के ऊपर आके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए। 24 घंटे के अंदर वो राशन दुकान के ऊपर हम लोग रेड मारेंगे और उसको सीधा करेंगे। सर अब आइए सब थोड़ी सियासी गुफ्तगू आ जाते हैं। साहब विधानसभा का चुनाव चले, सर हमने देखा है कि जो लोग थोड़े बहुत निवेदन देते हैं वो अपने आप को लीडर मानते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने जनता को बहुत काम किया, जबकि दारुसलाम एक इतना बड़ा स्पेस है ये, यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, सारी बात होती है। इतना काम करने के बाद मैं बहुत खुल के पूछूंगा आखिर क्या वजह है कि हाई कमान नहीं कहूँगा, नीचे के लोग यहाँ के लोग जिम्मेदार तो नहीं है, आपको नजरअंदाज किया गया? क्योंकि ये मैं शहर बोल रहा है साहब, आपकी खिदमत रही, मैं उसकी वजह से पूछ रहा हूँ। सबसे पहली बात, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मामूली सिपाही हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि एक ऐसी जमात के अंदर मैं काम करता हूँ जो आवाम के लिए काम करती है, जो अपने लोगों के लिए काम करती है, अपने शहरियान के लिए काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे लिए सिर्फ एक सियासी जमात नहीं है, इससे हमारा एक मोहब्बत का रिश्ता बना हुआ है। चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या मेरा हीरो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, इन लोगों को देखकर हम लोग जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल किए थे, और पिछले 10 साल से लगातार हम लोग जमात के लिए खिदमतें अंजाम देते रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि विधानसभा के अंदर अब जो हो गया उसको भुलाकर मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर जमात के लिए और हम लोग अच्छे से खिदमत को अंजाम देंगे। अब जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, आने वाले वक्त के लिए सोचते हैं, आने वाले दिनों के लिए सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम हमारी खामियों को दुरुस्त करें। मेरे से कुछ गलतियाँ हुई होंगी शायद, तो उन गलतियों को दुरुस्त करें। तो आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामे रहेंगे, जमात के लिए खिदमतें अंजाम देते रहेंगे, और मेरे शहर के लोगों के लिए मैं एक जो है तो उनके लिए एक काम करने वाला, एक उनका साथी हो, उनका दोस्त हो, उनका भाई हो। तो आपका ये दोस्त, आपका ये भाई दारुसलाम औरंगाबाद के ज़रिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए आपके लिए खिदमतें अंजाम देता रहेगा। सर फिर भी एक नए पद का वाटअप हुआ था, सुनने में आया था आपको महासचिव बनाया गया, कहने का महाराष्ट्र लेवल के पद है, तो कैसा लग रहा था? एक तरफ टिकट नहीं मिलना, दिल टूटा हुआ था, फिर एक बार महासचिव का पद कैसा लग रहा था? नहीं, मेरे सदर अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो हुक्म था कि समीर जो है तो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो मेरे सदर साहब के हुक्म के ऊपर मैंने लब्बैक कहा। फिर सदर साहब का हुक्म हुआ कि जनरल सेक्रेटरी के अहदे से आपको नवाजा गया है और आपको महाराष्ट्र लेवल के ऊपर काम करना है। तो जो भी हुक्म बैरिस्टर साहब की तरफ से, अकबर साहब की तरफ से, इम्तियाज जलील साहब की तरफ से आएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी मेहनत से और ईमानदारी से काम करते रहेंगे। सर अब आने वाले हो सकता है कि ऊपर वाला जानता है कि महानगर पालिका चुनाव आ जाए, क्या हो सकता है कि आपके जो नाराज़गी दूर करने के लिए, मतलब कॉर्पोरेशन में आपके जो समर्थक है बोलिए वार्ड के अंदर, कहीं ना कहीं उनको टिकट देकर वो नाराज़गी दूर करने की कोशिश की जाए? कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं क्या सची में? मगर सुनने में तो पिछले 10 साल से सुन रहे हैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं। 20 के अंदर कॉर्पोरेशन इलेक्शन की तैयारियां हुई, बाद में 21 में हुई, 22 में हुई, 24 में हुई, अब 25 में फिर निकला है जिन जो है तो चिराग में से कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होना चाहिए, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जल्द हो, क्योंकि आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अधिकारियों की मनमानी चल रही है, म्यूनसिपल आयुक्त की मनमानी चल रही है, पूरे अधिकारी जो है तो खुलेआम जो है तो अपनी मनमानी करके कारोबार कर रहे हैं, जो कि कारोबार इस तरीके से नहीं होना चाहिए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक ट्रस्ट है और वो ट्रस्टीज कॉर्पोरेटर्स होते हैं। जब कॉर्पोरेशन के अंदर वो ट्रस्टीज मौजूद रहेंगे तो ये ट्रस्ट ढंग से चलेगी और जो है तो नियम से चलेगी, और एक रिप्रेजेंटेशन औरंगाबाद शहर की आवाम का कॉर्पोरेशन के अंदर होना चाहिए। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर जल्द से जल्द कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन इलेक्शन लेने के कोई मूड में है, ये सिर्फ जो है तो कार्यकर्ताओं को यूज़ करने के मूड में लगते हैं, मगर कॉर्पोरेशन इलेक्शन होना चाहिए। और जब भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन होंगे तो मैं समझता हूँ कि इम्तियाज जलील साहब एक बेहतर फैसला करके तमाम अच्छे कैंडिडेट्स को मौका देंगे और एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन कॉर्पोरेशन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहुँचेगा।
मेरे भी कई सारे साथी हैं जो उम्मीद रखते हैं कि उनको कॉरपोरेशन का टिकट मिलेगा। तो ये तो मैं जमात के ऊपर छोड़ता हूँ, जमात बेहतर फैसला करेगी किसने लड़ना चाहिए किसने नहीं लड़ना चाहिए। सर अभी 2-4 महीने पहले मलेशिया के बाद भी मैंने आपके जो कट्टर समर्थक है, आपके चाहने वाले जो नौजवान, उनका कहना था कि मैं कम से कम चलो आपके साथ नाइंसाफी हुई तो महानगर पालिका में आपको जो है तो नगर 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 से टिकट दिया जाए, आपको महापौर बनाया जाए। आप किस तरह से नाराज, आपको महापौर की चर्चा चल रही है। मेरा कॉरपोरेशन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। महापौर का मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे क्योंकि आपके वालिद साहब का एक दबदबा रहा था इस जमाने में। नहीं, बाबा का एक दौर था और वो दौर अल्लाह करे दोबारा आए, हमारा कोई साथी जरूर महापौर बने। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का महापौर अगर ये आपकी बनेगा, ख्वाहिश नहीं है आप? नहीं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का महापौर बनेगा तो सबसे ज्यादा खुश जो तो हम लोग ही होंगे। सहरा किसके सर पे सजेगा ये फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं, मेरी जमात के ऊपर छोड़ते हैं। वक्त उसका फैसला करेगा और जो भी हुक्म असद साहब की तरफ से, इम्तियाज जलील साहब की तरफ से आएगा तो समीर साजिद ने हमेशा उनके हुक्म के ऊपर लब्बैक कहा है और हमेशा लब्बैक कहेगा। सर मैं वजाहत कर दूं कि मेरी अपनी कोई राय नहीं, ये आपके चाहने वाले, मैं लगभग उनको इंटरव्यू कवर के डाल सकता हूँ कि भाई समीर भैया के साथ नाइंसाफी हुई, उनको टिकट देकर महापौर बनाया जाए, ये मेरी अपनी राय नहीं। वो इंसाफ ना इंसाफी छोड़ दीजिए, अब वो सब अल्लाह की तरफ की बातें हैं। जो भी हुक्म असद साहब की तरफ से आएगा मैं लब्बैक कहूँगा और उसके हिसाब से काम करेंगे। फिर साहब ये अपने 2 सीट हारने के बाद, एमआईएम की 2 सीट हारने के बाद औरंगाबाद की सियासी राजनीति कैसे देखते हैं आप? मतलब कमजोर रहेगी? हमारी 2 सीट हारी नहीं है, हमें हराया गया है और ईवीएम जीता है। ये ना अतुल सालवे जीता ना जायसवाल साहब जीते। ये जीत अगर है तो ईवीएम की है, मशीन्स की है। और अगर सही तरीके से हकनुमा फैसले होते तो शायद इम्तियाज जलील साहब जीत चुके होते और इम्तियाज जलील साहब ने जीतना चाहिए था। इम्तियाज जलील साहब की हार नहीं है, वो कहीं ना कहीं आवाम की हार है, हम सब की हार है। क्योंकि एक बुलंद आवाज़, एक एजुकेटेड पर्सन, एक वेल मैनर्ड पर्सन जिसको हर चीज़ की नॉलेज हुआ करती थी, जो बात करने से पहले तोलता था। और एक इम्तियाज भी की जो बात मुझे बड़ी अच्छी लगती कि उनको बातों को सही तरीके से तोल के बोलना आता, जो अपने को नहीं आता। कहीं ना कहीं वो सीखने की ज़रूरत है। एक वक्त था जब हमको बोलना भी नहीं आता था, स्टेज के सामने माइक अगर आ जाए तो बोबड़ी नहीं पलटती थी, जबान नहीं पलटती थी। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बोल पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमने इम्तियाज भाई से सीखा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने औरंगाबाद को एक इम्तियाज जलील साहब जैसा एक लीडर दिया। हमारी ख्वाहिश थी कि वो एमपी बने, एमपी नहीं बने तो हमारी ख्वाहिश थी कि वो एमएलए बने। और एमएलए इलेक्शन में बहुत मेहनत भी किए थे कि इम्तियाज जलील साहब जीते, मगर इम्तियाज जलील साहब नहीं जीत के ईवीएम जीत गया। ठीक है, इसमें भी अल्लाह ने कुछ बेहतर फैसला किया होगा। सर एमआईएम में दावा करती है कि हम जो सब समाज धर्म को लेकर चलते हैं, कि माना जाए कि महानगर पालिका का चुनाव लगते हैं बाय द वे तो यह मराठा समाज है, दलित भाई है, आदिवासी है, मुसलमान है, तमाम जितने 126, 27, 35 जो भी सीट रहेंगे सब हर सीट पे आप इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली हम लोग जितने ज़्यादा सीट लड़ सकते हैं लड़ेंगे। और आज इम्तियाज जलील साहब की बदौलत एमआईएम से भी मुसलमानों का चेहरा नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हर समाज के लोग आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे मराठा समाज हो, बम्मन समाज हो, हमारा एससी समाज हो, तभी सभी समाज के लोग आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए हैं। और उन लोग का यकीन है कि असद साहब के ऊपर यकीन है, अकबर साहब के ऊपर है, इम्तियाज साहब के ऊपर है। सर एक सवाल बड़ा तल्ख है, कड़ू सवाल है, फेसबुक पे भी चल रहा था कि जब जैसे आप जैसे सीनियर 10 साल जिन्हें खिदमत को दिया है, तन मन सब लगाया है, जब आपको टिकट नहीं मिलता है तो नगर सेवक की जो वार्ड की सतह के लोग वो बड़े भाई कल को अगर हमारे से धोखा होगा तो हमको टिकट नहीं मिला, तो जब आपको नजरअंदाज किया जा सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ सब फेसबुक व्हाट्सएप पे चल रहा है, तो फिर कहने का आपको लगता है पार्टी कमजोर होगी? नहीं, ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता। कभी कभी इंसान का गुस्सा रहता या फ्रस्ट्रेशन रहता जिसमें वो कुछ बात कह जाता जो नहीं कहना चाहिए। मेरा भी गुस्सा था, मेरा भी एक मैंने अपने गुस्से को इजहार भी किया था। मगर एक बात बैठ के सोची जाए ना तो वो ये है कि ना असद साहब मुझे टिकट दे सकते, ना इम्तियाज जलील साहब मुझे टिकट दे सकते। मुझे टिकट अल्लाह की तरफ से मिलता था, नहीं मिला तो अल्लाह की तरफ से नहीं मिला। और नासिर सिद्दीकी साहब को टिकट मिला तो मैं समझता हूँ कि नासिर सिद्दीकी साहब के सितारे बुलंद थे, तो उनको अल्लाह की तरफ से फैसला है कि भाई नासिर सिद्दीकी साहब को मिलना चाहिए। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने इतनी मेहनत किया तो मुझे फल नहीं मिला, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत इज्जत मिली जी, सिर्फ औरंगाबाद शहर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ आवाम से मुझे मोहब्बत मिलती है। नौजवान इंतज़ार में रहते हैं कि मैं उनके एरिया में आ रहा हूँ, उनके शहर में आ रहा हूँ, तो ये मोहब्बत मुझे मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत कोई एमएलए और कोई एमपी की पोस्ट से बहुत ज़्यादा है। मैं पूरे मराठवाड़ा का दौरा किया था मैंने, हमारा जो रैली निकली थी हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ, उस वक्त मैंने पूरे मराठवाड़ा का दौरा किया था। मैं शुक्रगुजार हूँ नौजवानों का जो रात में 2-2, 3-3 बजे मेरा इंतज़ार करते हुए रोडों के ऊपर खड़े हुए थे।
तो ये मोहब्बत मुझे मिली है और इस मोहब्बत के ऊपर समीर साजिद कुर्बान हो जाएगा। नौजवानों, ये समीर साजिद कभी जमात का साथ छोड़ेगा नहीं। मैं जमात का सिपाही था, हूँ और हमेशा रहूँगा और आपके लिए खिदमतें अंजाम देते रहेंगे। सर एक ये आखिरी सवाल ले लेता हूँ। आपके वालिद साहब का एक मामला रहा कि अब जिस शान से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिस रुआब से लड़ा, अच्छे अच्छे पार्टियां उनके सामने झुकने पे मजबूर हुई और वो जीते, शान से जीते। और उन्हीं के फर्जंद आप हैं, जिनकी आल है, उनका आपकी रगों में खून दौड़ रहा है और उनका ही आल, उनका बेटा एक संघर्ष करता है, तन मन धन लगाता है, फिर भी महरूम रह जाता है। तो दो बाप बेटे की राजनीति भी क्या? नहीं, मैं महरूम नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरा अल्लाह का। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। शुक्र है मेरा अल्लाह का कि मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दिया। आज अगर असद साहब मुझे मोहब्बत की नज़रों से देखते हैं, मेरा कॉल उठाते हैं, मेरे मैसेज को जवाब देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं शुक्र अल्लाह का कि आज जो मर्द मुजाहिद पूरे इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की रहनुमाई करता है, आज अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर हम जमात के अंदर शामिल हुए हैं, अकबर साहब को देखकर जमात के अंदर शामिल हुए हैं और अकबर साहब मेरा एक रिंग के ऊपर फ़ोन उठाते हैं और बोलिए समीर मियाँ कैसे है, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई औहदा नहीं है, कोई औहदा नहीं है। अगर बाबा भी आज हयात होते तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ होते। क्यों? क्योंकि ये मेरी जमात है, मेरे लोगों की जमात है। हम कब तक जो है तो किसी के पीछे भागेंगे? और क्यों भागेंगे? क्यों हम कोई डरा खैरे भैरे या जायसवाल के पीछे भागेंगे जब मेरे पास ओवैसी है? किसके पीछे भागूँ मैं? हाँ, अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूँ। क्यों छोड़ूँ? मैं किसी डरा के, किसी खैरे के, किसी भैरे के या किसी के जायसवाल के घर के बाहर खड़े रहने से बेहतर ओवैसी साहब के घर के बाहर खड़े रहना बेहतर समझता हूँ। मेरी जमात है। सर एक सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं कि इलेक्शन से कबल पहले महानगर पालिका इमाम के अंदर कुछ माजी जो नगर सेवक है, ये कई बगावत कर सकते हैं, कहाँ तक सच्चाई मानते हैं? नहीं भाई, हमारे कॉर्पोरेटर्स का मैं फ़ख्र करता हूँ, हमारे कॉर्पोरेटर्स के ऊपर जिन्होंने कभी जमात का दामन नहीं छोड़ा। इम्तियाज़ जलील साहब के इलेक्शन में कॉर्पोरेटर्स ने पूरी मेहनत की, पूरी ईमानदारी से मेहनत की। चाहे नासिर सिद्दीकी साहब का इलेक्शन हो, कॉर्पोरेटर्स पूरे एक जगह पर रहे और एक जान बनकर सबने मेहनत ही की। मेरे अकेले से तो जमात नहीं चलने वाली। तमाम कॉर्पोरेटर और तमाम सिपाही साथ मिलकर हम लोग मेहनत करते हैं, तब जाके एक टीम बनती है और वो टीम बनने से जमात चलती है। और कॉर्पोरेटर्स ने अपने अपने एरियाज़ के अंदर बड़ा अच्छा काम किया। आप जाइए पूरे शहर के अंदर, देखिए हमारे कॉर्पोरेटर्स ने किस तरीके से काम किया। आज भी हमारे कॉर्पोरेटर्स ऑफिस खोलकर जो तो अपने अपने एरिया के अंदर बैठे हुए हैं। फिरोज़ खान साहब है, ज़मीर कादिर साहब है, नासिर साहब है, आरिफ हुसैनी साहब है, हमारा रफ़ीक चीता है, रफ़त यार खान साहब है, अबुल हसन हाशमी साहब है। ये तमाम कॉर्पोरेटर लगातार आवाम के बीच में मौजूद है और ख़िदमतों का अंजाम दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर इनकी खिदमतों को देखकर इनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। सर औरंगाबाद की राजनीति में ऐसा देखने को मिल रहा है कि बंदा कोई पार्टी में चल जाए भरोसा नहीं, ऐसे बदल रहे थे, कपड़े बदलते हम। तो यहाँ की औरंगाबाद की राजनीति कैसे देखते हैं? कभी ये ग्रुप में, कभी वो ग्रुप में, कभी वो कब सेना में, कभी किधर, खासकर मुस्लिम नेता की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम कार्यकर्ता कहिए जो भी है, कैसा देखते हैं आप? जो भी जहाँ भी जा रहे हैं ना, उन सबको मेरी तरफ से दावत है। क्यों इधर उधर जा रहे भाई? क्यों कोई पवार के पीछे, शिंदे के पीछे, ठाकरे के पीछे भाग के अपना वक्त ख़राब कर रहे? आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामो। हम सब मिलकर आपको अपने कंधे पे उठाने के लिए तैयार है। कब तक इसके उसके पीछे भागते फिरेंगे? कब तक जो है तो हम लोग इनके गुलाम बनते फिरेंगे? आइए, एक अपनी खुद की जमात है, हर समाज की अपनी जमात है। तो जब अपनी समाज की अपनी जमात मौजूद है तो क्यों हम इधर उधर जाए? आइए हम तमाम मिलकर जो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें और औरंगाबाद शहर के लिए खिदमतों का अंजाम दें। समीर साहब, अगर कमेंट्स में अगर ये आ गया कि समीर भैया हम आपके बोलने में कैसे आए, आप ही को इंसाफ नहीं मिला, सिर्फ जवाब क्या? अरे भाई, इंसाफ ना इंसाफ ये सब बातों को छोड़ दीजिए। जो रात गुजर गई उसके बारे में आज बात करके कोई मतलब नहीं है। जाहिर है कि हम सब गुस्सा थे, मैं भी गुस्सा था, मगर हमारा गुस्सा इसका मतलब ये नहीं है कि हम जमात छोड़ देंगे। हमारा गुस्सा हम जमात के सामने रखे ना, अब वो रख दिए, बात खत्म हो गई। अब आगे बढ़ के कब तक पीछे हम लोग, क्या हो गया माजी में, अक्टूबर में जो हुआ था उसको लेके मैं आज जो तो फरवरी में रो, तो वो गलत है। वो रात को छोड़ के अब आगे का सोचने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में एक तारीखी जो है तो आंकड़ा हासिल करेगी। कॉर्पोरेशन के अंदर हमारा इंशाल्लाह मेयर बनेगा। अब अल्लाह हमको हमारे भाई की वो शक्ल दिखाए जिसके सर के ऊपर वो सहरा सजेगा, और उम्मीद है कि हम लोग इसी तरीके से आवाम की खिदमत करते रहेंगे। सर मेयर का ओहदा कुछ छोटा नहीं होता है, आमदार की रेंज का होता है। आप नहीं चाहते आप मेयर बने? अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हुक्म दिए कि समीर आप मेयर बनिए, आप मेयर लड़िए, तो जो सदर साहब बोलेंगे वो होगा। और अगर सदर साहब ने बोले समीर तुमको ना कोई मैं ओहदा देने वाला हूँ, ना कोई टिकट देने वाला हूँ,
खामोश हाथ बांध के पीछे खड़े रहो, तो समीर वो भी करने के लिए राजी है। अरे सदर साहब की मोहब्बत में हर चीज़ कुर्बान, कोई मामला नहीं। लेकिन सर ये मैं माफी के साथ कर रहा हूँ, ये दीन का काम तो है ना साहब, ये तो सियासी दुनियादारी है ना, आप कुछ ना फल तो मिलना ना। देखिए जब तक आप फल की इच्छा करेंगे ना तो आप जो है तो खाली हाथ रह जाएंगे। आपकी मेहनत है ना साहब। भाई मेहनत मेरी है, मेरी मेहनत का नतीजा मुझे मिल रहा है ना। मेरी मेहनत का नतीजा ये है कि आज नौजवान मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरी मेहनत का नतीजा ये है कि जिस रोड से मैं गुजरता हूँ तो लोग सलाम करते हैं। ये इज़्ज़त मुझे मिली है, मैं शुक्रगुजार हूँ इस इज़्ज़त के लिए। अल्लाह बस इस इज़्ज़त को क़ायम रखे, अल्लाह हमको शर से महफूज रखे कि हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि हम इस इज़्ज़त को खो दें। हमारी यही दुआ होती है, आपसे भी यही गुजारिश करूंगा मैं कि हमको हमारी आपकी दुआ में याद रखिएगा कि समीर से कोई गलती ना हो, और समीर इसी तरीके से आपके लिए बीच में मौजूद रहेगा और आपकी इज्जतों को जवाब देते हुए और झुकता जाएगा। खासकर औरंगाबाद शेरियन का नाम आपकी तरफ से कोई पैगाम? सियासी तौर पे हर तरीके से आपको पैगाम यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप लोगों ने पिछले 10 साल के अंदर जिस मुकाम पे पहुंचाया है, अब आपने मुकाम पर तो पहुंचा दिया, मगर इस मुकाम पे हम लोग टिके रहने की कोशिशें कर रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है कि हमसे कुछ गलतियां हुई होगी, कुछ हमसे नाफरमानियां हुई होगी, तो उसको दरगुजर करके हमें अपना मानिएगा। हम भी आपके लिए खिदमतों का अंजाम देते रहेंगे। और तमाम ऐसे लीडर जो औरंगाबाद शहर के हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमसे किसी वजह से नाराज़ है, आप तमाम को भी मेरी तरफ से एक गुजारिश है कि हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ हो गई हो, मगर आप हमारे बड़े हैं, हमको गाइड करिएगा, हमारे साथ रहिएगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामे रहिएगा। अगर मजलिस से आप नाराज़ भी हैं तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आइए, मजलिस के दरवाजे आप तमाम के लिए हमेशा खुले थे और हमेशा खुले रहेंगे। और आवाम से एक और गुजारिश है कि दारुस्सलाम औरंगाबाद जिस दफ्तर को आप लोगों ने सजाया है, उस दफ्तर को जो है तो याद रखिएगा। आपके कोई भी मामलात हो उसके लिए हम लोग जो है तो दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर जनता दरबार लगाए हुए हैं। आपके लिए खिदमतें अंजाम देते रहेंगे। आपकी मोहब्बतों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों का, मेरी इज़्ज़तदार माओ और बहनों का, आपकी इज़्ज़तों को मैं सलाम करता हूँ। और इंशाअल्लाह जितनी इज़्ज़त आप देते रहेंगे उतना आपका ये बेटा, आपका ये भाई झुकता रहेगा और आपके लिए कोशिशें करता रहेगा। देखिए इस तरह से हम दारुस्सलाम पहुँचे, समीर शाहिद लीडर साहब से हमारी मुलाकात हुई, काफ़ी लोगों ने इसरार भी किया था कि भाई ज़रा बातचीत कीजिए, क्या मूड चल रहा है, क्या हवा चल रही है। तमाम जो गुफ्तगू जो व्हाट्सअप फेसबुक पे चल रही थी, कुछ तल्ख बातें थी, कुछ और दिगर बातें, कुछ अफवाह भी थी, सारी बातों को हमने अहाता करने की कोशिश की। एक सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा था कि भाई एमआईएम क्या इनको नगर सेवक का एक टिकट दे के महापौर तक पहुँचेंगे क्या? मेरा अपना कोई सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है, ताकि उनको इंसाफ मिल जाए। अब ये कुछ सियासी बात है या पार्टी अपने लेवल की बात है, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब फेसबुक व्हाट्सअप इस्तेमाल होता है साहब, तो हज़ारों लाखों लोग जुड़ जाते हैं और वो लोगों की जो राय होती है वो वोट की मानंद होती है। हो सकता है कि इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि जनता की मन की बात है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि एमआईएम के तमाम जिम्मेदारान, खासकर असद साहब, अकबर साहब, जो औरंगाबाद की चाह है कि इनके साथ जो भी काम हुआ कि इनको एक बड़े पद के ऊपर ले जाकर कहने के इंसाफ दिया जाए, ताकि जो नीचे कार्यकर्ता है उनको भी यकीन हो कि पार्टी कहने के दूसरी शक्ल में भी कहने के इंसाफ दे सकती है, या फ़ायदा पहुंच सकता है, या आपको इनाम मिल सकता है। ये एक आम बातें उमूम में गर्दिश कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें जनता की अदालत में और पार्टी के जिम्मेदारों के सामने, हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, बल्कि एक जनता की राय थी, एक बात थी, एक जनता की मन की बात थी। हमने मनोयन बात को जो तो रिकॉर्ड किया और आपके सामने रखा। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।